आंसर की बता दूं रेस 14 की? लिख लो, आंसर की लिख लो पहले। यस, बताएं। बोलो क्वेश्चन नंबर 1, 2। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में तो फोर्स जो होगा रिपल्शन का पहले क्यू और क्यू में जितना था, अब क्यू और 2Q में उससे क्या होगा, ज्यादा होगा। रिपल्शन का फोर्स जो था पहले क्यू और क्यू के बीच में था, अब क्यू और 2Q के बीच में है, तो पहले से ज्यादा होगा ना फोर्स। तो उनके बीच का जो डाइवर्जेंस है बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। तो पहले जो एंगल था उससे ज्यादा हो जाएगा। बस, पहले जो फोर्स था उससे ज्यादा रिपल्शन होगा। अब पहले ये भी क्यू था, ये भी क्यू था। अब इनके मास सेम है, इसका मतलब ये दोनों एंगल तो सेम रहेंगे वर्टिकल से, तो हमने पढ़ा था ना। अगर मास सेम है तो एंगल सेम रहेंगे। लेकिन अभी क्यू की जगह अगर 2Q कर दें तो ये रिपल्शन जो लग रहा है वो बढ़ेगा कि घटेगा? तो जब रिपल्शन बढ़ेगा तो एक दूसरे के और पास आएंगे कि और दूर जाएंगे? तो पहले जो एंगल था और अब जो एंगल होगा वो क्या होगा? अब वाला एंगल पहले वाले एंगल से ज्यादा होगा। क्यों? इसमें क्या मतलब, कुछ और सोच? क्योंकि इसमें देखा जाए तो ऐसे तो क्वेश्चन बहुत ही बेसिक सा है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे हैं कि अच्छा ये वाला एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई, एक इलेक्ट्रॉन से कितना चार्ज होता है? ई। एक्सेस मान लो एन इलेक्ट्रॉन रख दिए तो कितना चार्ज हो गया? एन ही। तो उसमें रिपल्शन बोल रहे हैं कि ये हो जाए कितना, 1.6 इतना। तो अगर हम जैसे एक बॉडी है, इस पर एन इलेक्ट्रॉन रख दिए, इस पर एन ही चार्ज, इस पर भी एन ही, ऑब्वियस सी बात है माइनस होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्शन। तो फोर्स जो होगा रिपल्शन का, के Q1 Q2, तो एन ई का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, खत्म। और फोर्स की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, 1 पॉइंट जो दिए क्या, ई की वैल्यू पता ही होती है इलेक्ट्रॉन की चार्ज की, है ना, एन आ जाएगा। बस यही है, तो आसान है ये तो बहुत। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 5। ये तो पहले भी आ चुका है, शीट में भी आ चुका है, नहीं आया? क्यू को कितने में तोड़ें कि उनके बीच में फोर्स मैक्सिमम हो? उसका आंसर भी याद होगा, Q/2 मैक्सिमम मिनिमा से किया था। क्यों भाई, नहीं है याद? वो उसको जिसने डाउट पूछा था क्या, क्लास के बाद पूछ लेना मेरे से दोबारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। फोर्स वेक्टर लिखा था हमने गुलाम लो में। जैसे दो पार्टिकल है क्वेश्चन नंबर 6 में, एक पार्टिकल है मान लो Q1, एक पार्टिकल है Q2। तो 2 पर जो फोर्स लगेगा 1 के कारण, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? R21 की डायरेक्शन में होगी। और यूनिट वेक्टर पूछ रहे हैं तो R21 का यूनिट वेक्टर बता दो। 2 पर फोर्स जो लगेगा 1 के कारण, वो R21 की डायरेक्शन में लगेगा ना। और R21 का कैप लिखना है तो वो क्या होगा, R21 वेक्टर अपॉन R21। बट यहां पर ये वाला चार्ज जो है Q1 माइनस में है 3Q, और दूसरा चार्ज जो है टेस्ट चार्ज वो कितना है 2Q। तो 2Q पर फोर्स पूछ रहे हैं 3Q-3। वो एक्चुअली
माइनस और प्लस होने के कारण वो इसके अपोजिट लग जाएगा, तो यहां पर क्या साइन लगा दें, माइनस, क्योंकि अगर ये दोनों पॉजिटिव होते तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 ड्यू टू 1 की डायरेक्शन में लगता, लेकिन अभी ये प्लस है और ये माइनस है तो वो अपोजिट हो जाएगा, तो यहाँ क्या लगा दो। और इसमें तो बहुत ही आसान है क्योंकि फोर्स भी नहीं पूछा है, सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर तो आ गया, R21 लिख लेंगे ना, R2 माइनस R1, कोऑर्डिनेट दिए अपने को इसके कितने, इसके कोऑर्डिनेट हैं 3, इस वाले के कोऑर्डिनेट 3,0,4, इसके कोऑर्डिनेट 2, -1,3 लिख लोगे। R21 3 - 2 1 I कैप, 0 -1 प्लस J कैप, 4 - 3 K कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, क्या आएगा इसका मैग्नीट्यूड, √3। क्यों भाई। क्वेश्चन नंबर 7 8, what is the charge on A so that force on B is 0? क्वेश्चन नंबर 7 B चार्ज कितना है, 1 गुलाम, BDAC, A और D पर इक्वल चार्ज है Q और Q, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और यहां पर चार्ज है B पर कितना, 1 गुलाम, C पर भी 1 गुलाम। अब B पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ पहली बात तो कि ये दोनों सेम है बट ये नेगेटिव होने चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, वो भी सब पॉजिटिव, तो रिपल्शन करके दूर भगा देंगे उसको। अट्रैक्शन होगा किसी का और किसी का रिपल्शन, तभी तो नेट फोर्स क्या होगा, 0। अब इस पर देखो, इसके कारण फोर्स किधर लगेगा, इस -Q के कारण खुद की तरफ लगेगा, मान लो F लग रहा है तो इस -Q के कारण भी उतना ही F लगेगा, नहीं लगेगा, जहां पर F की वैल्यू क्या होगी, K Q1 Q2 मैग्नीट्यूड अपॉन R², इसकी साइड लेंथ ए मान ली, यही होगी। अच्छा, अब इन दोनों F का रिजल्टेंट कितना आएगा, इसका और इसका 90 डिग्री है, तो कितना रिजल्टेंट आएगा, √2 है। अब ये जो बच गया 1, इसका फोर्स इस पर किधर आएगा, दूर की तरफ आएगा, मान लेते हैं इसका फोर्स आ रहा है F', तो ये जो फोर्स आएगा इसका इस पर F', वो √2F के इक्वल अगर हो जाए तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो अपने को क्या करना है इसमें, यही तो करना है, √2F इज इक्वल टू F', बस F की वैल्यू हो रही KQ/A², और ये F' इसके कारण इस पर कितना होगा, KQ1 Q2 1 × 1 अपॉन R², कितनी डिस्टेंस है, √2A का स्क्वायर, कितना 2A², डायगोनल के बराबर होगी ना ये डिस्टेंस, ये वाली A² KQ नहीं, KQ नहीं, तो Q कितना आ गया यहां से सॉल्व करने पर, K कितना आ गया, √2 को उधर भेज दे, हैं 1/2 √2 कितना होता है, हाँ 0.35, तो यही आंसर नहीं है कि इसका और माइनस तो है ही, वो तो पहले ही बता दिया था, तो यही आंसर है इसका, क्या दिक्कत है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 भी नहीं हुआ, वेयर प्लेस फॉर दैट इट डज नॉट नेट फोर्स 0, तो वो हो गया नेट फोर्स 0 वाले क्वेश्चन, तो कितने सारे कराए थे, करो इसको दोबारा, 9 10 10 तो शीट में भी तो था, नहीं था शीट में, अरे ऐसा थोड़ी है, 3 पॉइंट है ABC, Q 2Q 4Q, L लेंथ की स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, पूरा सिस्टम रेस्ट में, तो नेट फोर्स 0 होगा पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल, तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा, तो नेट फोर्स 0 होगा, तो टेंशन निकल जाएगा, इस वाली स्ट्रिंग का टेंशन मान लो T1 है, इस वाली का टेंशन T2 है, अब नहीं निकाल सकते T1 T2, शीट में नहीं था ये क्वेश्चन शायद, इस पर नेट फोर्स लिख लो, इधर T1 इसके कारण 2Q के कारण इधर आएगा K2Q² इस 4Q के कारण भी आएगा इस पर, प्लस K4Q² 2L का स्क्वायर, तो T1 की वैल्यू तो इन दोनों के बराबर हो गई,
इसी प्रकार इसका फ्री बॉडी डायग्राम 4Q का देख लो, इधर इस पर T2 लग रहा है, उसके कारण इधर देखो, ये तो किया हुआ क्वेश्चन है, अरे किया हुआ क्वेश्चन है, क्यों नहीं हुआ ये? 4Q पर इस 2Q के कारण, उस Q के कारण, ये फालतू की गधे वाली मजदूरी करवा रहे हो तुम मेरे से, है ना? कोई लेने देने वाली बात नहीं है ये क्वेश्चन में, किया हुआ क्वेश्चन सब सिंपल सिंपल तो क्वेश्चन है रेस इसके। क्यों शीट में डिस्कशन नहीं हुआ है क्या इसमें बिल्कुल भी अभी तक? कितना थोड़ा बहुत तो हुआ ही होगा। ये क्वेश्चन नहीं था क्या शीट में? शायद मेरे को ऐसा याद है, सेम क्वेश्चन था ना, सेम वैल्यू भी थी ना, फिर फोर एल स्क्वायर। और इसके अलावा बस क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे भाई लोग बातें ना करें, देखें, और बहनों भी बातें ना करें। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने कुछ थोड़ा सा डिस्कशन किया था, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? हाँ, क्या होता है? ऑरा होता है, बिल्कुल। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, देखो, लिख लो पहले तो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन, electric field is the region around a charged particle, electric field is the region around a charged particle in which another charged particle experiences, electric field is the region around a charged particle in which another charged particle experiences, in which another charged particle experiences electric force, in which another charged particle experiences electric force, another charged particle experiences electric force। तो ये हमने कल ये वाला एक डायग्राम बना के बताया था कि चार्ज पहले क्या, कोई भी चार्ज पहले क्या करता है, क्रिएट करता है, क्या क्रिएट करता है, क्या क्रिएट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। और फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? एक्सर्ट करता है, क्या एक्सर्ट करता है? फोर्स ऑन अनदर चार्ज पार्टिकल। जैसे एक चार्ज पार्टिकल है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, ये दूसरे चार्ज पार्टिकल पर क्या क्रिएट लगाएगा? फोर्स। सो फोर्स इज ए टू स्टेप प्रोसेस। कितना स्टेप? पहला स्टेप इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होना, दूसरा इलेक्ट्रिक फोर्स लगना। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब बात आती है कि इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन किया जाता है। तो देखो, उससे पहले यहां पर एक चीज और लिख लेना
कि अगर दूसरा पार्टिकल नहीं है, फोर्स किस पर लगेगा? ऑन अनदर चार्ज पार्टिकल। अगर अनदर चार्ज पार्टिकल नहीं है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं होगा? होगा। तो ये पॉइंट भी लिख लो इसके बाद। इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड ए चार्ज पार्टिकल इज प्रेजेंट इवन इफ electric field around a charged particle is present even if there is no other charge. Electric field around a charged particle is present even if there is no another charge. Electric field around a charged particle is present even if there is no another charge. Electric field around a charged particle is present even if there is no other charge. दूसरा चार्ज नहीं है तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट रहता है। और नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट। इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट। इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट। इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है ये, मतलब एक चार्ज का फील्ड दूसरे तक पहुंचने में क्या टाइम लेगा? बहुत ही कम टाइम, क्योंकि ये मैक्सिमम स्पीड जो पॉसिबल है किसी की, लाइट की स्पीड, उससे ट्रेवल करता है। ठीक है, चलो अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं मैथमेटिकली। तो इसको हम मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि ये कितना ज्यादा स्ट्रांग है। जैसे हम बोले कि इस पर्टिकुलर जगह पर सिग्नल बहुत स्ट्रांग है, इस पर्टिकुलर जगह पर सिग्नल वीक है, तो सिग्नल की इंटेंसिटी होती है ना एक पर्टिकुलर जगह पर, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हम डिफाइन करते हैं। तो लिखें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ई वेक्टर ये है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, जब बोलते हैं तो वो उसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है। अभी तो हम बोल रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बट हम इंटेंसिटी ना बोलें, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोलें, तो उसका मतलब भी यही समझा जाता है। क्या? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जैसे एक चार्ज है, मान लो यहां पर, इससे आर डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी, कितना उसका मतलब स्ट्रॉन्ग है इसका सिग्नल जो दूसरे पर फोर्स लगाएगा। यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल भी हो सकते हैं, अभी हम वो बात बाद में करेंगे कि एक पार्टिकल का कितना होगा, दो का कितना होगा, तीन का कितना होगा, पांच का कितना होगा। अभी हम एक जनरल बात कर रहे हैं कि मान लो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना होगा उसका पावर, मतलब वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा, तो उसको बताने के लिए हम बोलते हैं इंटेंसिटी। या सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोले, उसका मतलब भी इंटेंसिटी समझा जाता है यहाँ पर। अब वो कैसे डिफाइन होता है, लिख लो उसको। इंटेंसिटी ऑफ, it is defined as, ऐसे लिखो, it is defined as force per unit test charge. It is defined as force per unit positive test charge. It is defined as force per unit positive test charge. It is defined as force per unit positive test charge placed at a point. Placed at a point. Placed at a point. जिस पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज क्या है देखो पहले तो, मतलब क्या है कहने का, कि जैसे कोई पॉइंट है और उस पॉइंट पर एक यूनिट पॉजिटिव, पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। देखो टेस्ट चार्ज का मतलब होता है, जैसे कि यहां पर मैंने एक चार्ज रख दिया Q0, अब और भी बहुत सारे यहाँ पर पार्टिकल हो सकते हैं, 5, 10, 20, 50, 100, 1000, मुझे नहीं पता, उन सबके कारण इस पर कुछ फोर्स लग रहा है, मान लो F वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है। यहाँ पूरा कोई एक सिस्टम है चार्जेस का, उसमें
एक चार्ज पार्टिकल भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, 1,00,000 भी हो सकता है। तो इस सिस्टम के कारण इस पर कुछ फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? तो जिस पॉइंट पर ये है उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट। पर मतलब डिवाइड में आएगा ना, पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये अगर यूनिट हो जाए एक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स के बराबर हो गया ना, F/Q0। ये जो Q0 है इसको हमने क्या नाम दिया है? ये है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। मतलब ये है तो पॉजिटिव, और टेस्ट चार्ज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये टेस्ट करने के काम आ रहा है कि यहां पर अगर एक कोई पार्टिकल रखें तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, इसलिए इसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं। क्योंकि ये किस काम आता है? Q0 के बारे में हम कह रहे हैं कि इट इज यूज्ड टू टेस्ट द फोर्स। बस, इसका और कोई काम नहीं है। कि अगर हम किसी पॉइंट पर, जैसे ये कोई पॉइंट P है, यहां पर अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज रख दें, वो चार्ज ही है, बस उसका काम टेस्ट करने का है। क्या टेस्ट करने का? फोर्स। इसलिए इसका नाम हमने क्या बोल दिया? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज कोई अलग चार्ज नहीं होता। अरे टेस्ट चार्ज नॉर्मल जो चार्ज पार्टिकल होता है ना, वही होता है, बस इसका यूज क्या है? टेस्ट करने का। क्या टेस्ट करने का? फोर्स। क्योंकि कुछ ना कुछ तो रखना पड़ेगा ना, तभी तो उस पर फोर्स निकालेंगे हम। तो फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट, और ये पॉजिटिव लिया जाता है बाई कन्वेंशन, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के डेफिनेशन में। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव रखेंगे तो फोर्स नहीं लगेगा। नेगेटिव रखेंगे तो फोर्स जो लगेगा वो पॉजिटिव के पे जिधर लग रहा था तो नेगेटिव फोर्स के जस्ट अपोजिट लग जाएगा। बट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो फोर्स की डायरेक्शन में होगी, और फोर्स किस चार्ज पर? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो इट इज यूज टू टेस्ट द फोर्स, इसलिए इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। और इसका जो एक खास बात है, मतलब डेफिनेशन जब लिखते हैं तो उस डेफिनेशन के अंदर में एक चीज और लिखते हैं कि ये बहुत छोटा है। मतलब इसको ऐसे लिखते हैं, लिमिट्स मैथ्स में पढ़े हो भी थोड़ा बहुत, इसको जनरली ऐसा लिखा जाता है, लिमिट Q0 टेंड्स टू 0। क्या मतलब हुआ इस बात का? Q0 जो है बहुत ही छोटा है। देखो बड़ा हो तब भी ये कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, बट डेफिनेशन में ऐसे लिखा जाता है, लिमिट Q0 टेंड्स टू 0। क्यों लिखा जाता है ऐसा? क्योंकि Q0 अगर बड़ा होगा तो ये सिस्टम को डिस्टर्ब कर देगा। डिस्टर्ब करेगा मतलब ज्यादा बड़ा हुआ, अगर ये 0 नहीं हुआ, ऑलमोस्ट 0 लेते हैं हम, अगर बड़ा लेंगे तो इसको डिस्टर्ब करेगा। डिस्टर्ब करेगा तो इसके चार्जेस को रिपेल करके दूर भगा देगा। तो जिसका हम टेस्ट कर रहे थे वही दूर चला गया, तो हमारा सिस्टम ही चेंज हो गया। अरे हाँ या ना? तो सिस्टम चेंज ना हो इसलिए इसको बहुत छोटा लिया जाता है। कितना छोटा लिया जाता है? ऑलमोस्ट टेंड्स टू 0। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर टेस्ट चार्ज रखो, उस पर जो फोर्स लगेगा उसकी Q0 टेस्ट चार्ज से डिवाइड करो, वही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लिख लो इसको। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी E, इसकी डायरेक्शन किधर होगी? मैग्नीट्यूड तो चलो ये F/Q0 से आ जाएगा, डायरेक्शन किधर होगी इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की? बिल्कुल E वेक्टर, देखो F वेक्टर के प्रोपोर्शनल है ना, तो जो E वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो किसकी डायरेक्शन में होगी? F। तो यहां पर ये भी लिख लो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ये बस टेस्ट चार्ज सिर्फ डेफिनेशन में ही यूज कर रहे हैं हम ये वर्ड, मतलब ये Q0 टेंड्स टू 0। बाकी जब हम एक्चुअली में जब लिख रहे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि Q0 0 ही हो। ये तो सिर्फ डेफिनेशन में इसको छोटा लिया जाता है, बाकी बड़ा हो Q0 तो भी कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही होगा F/Q0। और अभी हम आगे देखेंगे कि ये Q0 पे डिपेंड ही नहीं करेगा E, क्योंकि F जो है वो खुद Q0 पे डिपेंड करेगा, Q0 से Q0 कट जाएगा, तो Q0 छोटा हो बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी देखेंगे अपन, यहां पर लिख लो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज लिखो ना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ force on positive test charge, is in the direction of force on the
test charge in the direction of force on positive test charge. कहां से लाएंगे? ये भी अच्छा सवाल है, सोचना पड़ेगा कहां से लाएंगे पॉजिटिव चार्ज, कहां से लाएंगे? हैं? कहीं तो मिल जाएगा, कहां मिल सकता है बताओ? देखो ये डेफिनेशन है, इसमें लाने की जरूरत नहीं है ना। और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज नहीं होता प्रोटॉन का, बहुत छोटा ही तो होता है, 10⁻⁻19, जीरो से भी, जीरो के लगभग ही तो है। देखो जैसे अब इसको यूज कैसे करेंगे, ये तो डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस एट दैट पॉइंट। अब इसको हम किसी सिस्टम के लिए कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, कैसे करेंगे? तो हम दो तरह के सिस्टम होते हैं हमारे पास, एक होते हैं डिस्क्रीट सिस्टम और एक होते हैं कंटिन्यूअस सिस्टम। तो दोनों का हम करेंगे। अंतर पता है दोनों में क्या होता है? क्या अंतर होता है? डिस्क्रीट मतलब जिसमें बहुत सारे पार्टिकल अलग अलग पड़े हुए हो, और कंटिन्यूअस मतलब जिसमें लगातार हो। जैसे कि हम सब स्टूडेंट्स हैं, तो ये सब डिस्क्रीट है कि कंटिन्यूअस है? डिस्क्रीट। एक स्टूडेंट, फिर उसके बाद में कुछ गैप आ गया, फिर दो, मतलब पार्टिकल एक के बाद दूसरे के बीच में कुछ गैप आ रहा है, तो वो कैसा सिस्टम है? डिस्क्रीट। और कंटिन्यूअस मतलब जिसमें कोई गैप, जैसे पानी है, कैसा है वो? कंटिन्यूअस। पानी के मोलिक्यूल है, उनमें कोई गैप है क्या? मतलब विजिबल गैप, ऐसा कोई सिग्निफिकेंट नहीं है ना। हाँ। तो अभी डिस्क्रीट की बात करेंगे, लेकिन डिस्क्रीट किससे बनता है? एक पार्टिकल, दो पार्टिकल, पार्टिकल। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे पार्टिकल की, उससे पहले इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं कि इसकी यूनिट क्या होगी। ये तो मुझे सब बच्चे बता सकते हैं खुद से ही कि यूनिट क्या होगी इसकी, न्यूटन पर। वेरी गुड, तो लिख देते हैं इधर यूनिट इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। एक यूनिट और होती है वोल्ट पर मीटर, वो आगे आएगी, वोल्ट अभी पढ़ेंगे आगे। अभी न्यूटन पर कूलम तो समझ में आई गई होगी सबको, है ना? चलो अब इसका एप्लीकेशन देखता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। देखो तो सबसे पहला एप्लीकेशन तो यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। सबसे पहले लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। देखो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया जाता है, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का बेनिफिट क्या है कैलकुलेट करने का, वो भी हम बताएंगे। क्या फायदा है इलेक्ट्रिक फील्ड का? फोर्स लिखने में बहुत इजी हो जाता है, वो भी आगे देखेंगे। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। जैसे हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है Q, इसके कारण मुझे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, लेट से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। कहां लिखना है मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड? मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं EF, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एट डिस्टेंस R। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखें, यहां पर दूसरा चार्ज नहीं है, तब भी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? यस। कोई भी पार्टिकल हो उसका एक फील्ड बन जाता है, चाहे वहां पे आसपास कोई दूसरा हो या ना हो। कितना बनेगा? तो उसके लिए हमें टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? तो लेट से हमने एक टेस्ट चार्ज प्लेस कर दिया, Q0 रख दिया। अब फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज क्या होगा? फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज क्या होगा? के Q0 अपॉन R स्क्वायर। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? मैग्नीट्यूड हम बता रहे हैं पहले, डायरेक्शन भी बता देंगे बाद में। तो क्या आएगा ये F/Q0 करने पर? बोलो
क्यू नॉट कट गया ना, हमेशा ही कटेगा वो, क्योंकि जब फोर्स लिखेंगे क्यू नॉट पर तो उसमें क्यू नॉट तो आएगा ही आएगा, और डिवाइड बाई क्यू नॉट करेंगे तो क्यू नॉट तो क्यू नॉट का कोई रोल है इलेक्ट्रिक फील्ड में? ये सिर्फ और सिर्फ टेस्ट करने के काम आ रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज, बस। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज? के क्यू बाई आर स्क्वायर। एंड व्हाट अबाउट डायरेक्शन? डायरेक्शन, अगर यहां पर हम फोर्स की डायरेक्शन देखें तो किधर आएगी? ऐसे आएगी ना, रेडियली अवे। रेडियल समझते हो? रेडियल मतलब क्यू से क्यू नोट को मिलाने वाला जो वेक्टर है इसको क्या बोलते हैं? रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं? रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर। रेडियस वेक्टर बोलते हैं या, तो इसकी डायरेक्शन किधर है फोर्स की? आर वेक्टर की डायरेक्शन में ही है ना, तो हम बोलेंगे डायरेक्शन है रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन में, या फिर बोले रेडियली आउटवर्ड। आउटवर्ड क्यों है? दूर की तरफ है ना फोर्स, रेडियली आउटवर्ड। मतलब अगर मैं पी पॉइंट कहीं और ले लेता, जैसे कि ये क्यू है, यहां पर पॉइंट है, यहां पर डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की? तो यहां अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखें तो उस पर फोर्स ऐसे लगेगा दूर, ऐसे होगी डायरेक्शन। यहां पर बोले डायरेक्शन ऐसे, इधर बोले तो ऐसे, यहां पर बोले तो इससे ऐसे लगेगा ना, रेडियली अवे, इसके कारण ऐसे ऐसे, यहां पर इस पॉइंट पर ऐसे, इस पॉइंट पर निकालो पैसे। तो कुल मिला के डायरेक्शन कैसे आ रही है? लगता है बहुत दिन हो गए पिटाई खाए हुए ना। देखो ऐसे आ रही है डायरेक्शन, रेडियली आउटवर्ड। हर जगह पर जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन बताने वाले वेक्टर्स को मैंने मिला दिया, तो ये जो डायग्राम बन गया, ये डायग्राम देखो क्या बता रहा है कि इस लाइन पर कहीं भी हम चले जाएं इनफाइनाइट तक, तो डायरेक्शन कैसे होगी? ऐसे, रेडियली अवे। इस लाइन पर हम कहीं भी चले जाएं इनफाइनाइट तक तो डायरेक्शन कैसे होगी? कुल मिला के ये जो है डायग्राम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। और ये जो लाइन है बच्चों, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। डायरेक्शन बताने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? अभी इसके बारे में बहुत ही ज्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे। ये टॉपिक जो होता है अलग होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत ही डिटेल में आने वाला टॉपिक है आगे। अभी इतना तो सबको समझ में आ ही गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है। वो लाइन जो किसको बता रही है? डायरेक्शन को। किसको बता रही है? अच्छा, इसके बीच में यहां अगर मैं डायरेक्शन पूछूं तो ऐसे, तो ऐसे कितनी लाइन बना सकता हूं मैं? इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट होंगे तो कितनी लाइन बना सकते हैं? इनफाइनाइट। तो कुल मिला के बस ध्यान रखना है, रेडियली आउटवर्ड। बट ये तो पॉजिटिव क्यू था, तब था ये। अगर नेगेटिव क्यू हो तब क्या होगा? इनवर्ड। डायरेक्शन क्या हो जाएगी? मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा। अरे भाई, अगर ये माइनस क्यू हो जाएगा तो क्यू नोट यहां रख दिया तो उस पर फोर्स किधर लगेगा? इनवर्ड। तो फिर डायरेक्शन कैसे होगी? तो ये तो बाई डिफॉल्ट कुछ नहीं बोले तो प्लस ही मान रहे हैं अपन, उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन बना रहे हैं। रेडियली आउटवर्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज, और और एंड रेडियली इनवर्ड फॉर नेगेटिव चार्ज। मतलब अगर मान लो ये नेगेटिव क्यू होता है, इधर देखो, तो कैसे डायरेक्शन होगी इस पॉइंट पर? इनवर्ड्स। तो अगर इस पॉइंट पर देखें इनवर्ड, मतलब कुल मिला के इस पूरी लाइन पर डायरेक्शन देखें तो किधर होगी? इनवर्ड। इधर की तरफ ऐसे। तो इस प्रकार से इसका डायग्राम बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस चार्ज की है? माइनस क्यू। ये किसकी है? प्लस क्यू। लेकिन मैग्नीट्यूड जो रहेगा प्लस का और माइनस का दोनों का क्या रहेगा? सेम। ये मैग्नीट्यूड है ना? क्या है ये? मैग्नीट्यूड। तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज
एक चार्ज के कारण। अब इसका बेनिफिट क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का, देखो इसका बेनिफिट ये है कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना आ गया तो फोर्स हम बहुत इजीली लिख सकते हैं कूलम लॉ से भी, E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, तो F इक्वल टू क्यू नॉट ही। अगर उस पॉइंट पर जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां क्यू नॉट चार्ज रख दें तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, क्यू नॉट इंटू ई। अभी इसके बारे में बात करेंगे फोर्स के बारे में। तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ में आ गया सबको। अब इसको मैं अगर वेक्टर में लिखूं, मैग्नीट्यूड ना लिख करके, तो कैसे लिखूंगा इस ई को वेक्टर फॉर्म में। जैसे कूलम लॉ में हमने फोर्स को पहले लिखा था मैग्नीट्यूड, फिर लिखा था वेक्टर, तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा। बस इसमें डायरेक्शन और चिपका दो इसके साथ, कोई भी वेक्टर बनाना बहुत आसान होता है। मैग्नीट्यूड के साथ क्या लगा दो, और डायरेक्शन का बोले तो यूनिट वेक्टर है ना, तो कौन सा यूनिट वेक्टर लगा दें इसके साथ, हाँ आर कैप, वेरी गुड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इन वेक्टर फॉर्म विल बी वेक्टर फॉर्म, विल बी लाइक दिस। जैसे ये Q है और ये पॉइंट है P, तो यहां पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है, क्या हम कह सकते हैं आर वेक्टर की डायरेक्शन में आ रहा है। जहां पर आर वेक्टर क्या है, जहां पर आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर या फिर रेडियस वेक्टर, किसका, टेस्ट चार्ज जहां पर रखेंगे, या पॉइंट P जहां पर लिख रहे हैं हम, पॉइंट P किसके रेस्पेक्ट में है, ये पोजीशन वेक्टर Q के। मतलब जो भी देखो वेक्टर बनाते हैं ना अपन ऐसे, तो जहां इसका टेल होता है उसके रेस्पेक्ट में होता है, और जहां हेड होता है उसका पोजीशन वेक्टर होता है, ऐसे तो होता है ना। जैसे यहाँ हेड है बी पर और ए पर टेल है, तो ये किसका पोजीशन वेक्टर है और किसके रेस्पेक्ट में है, बी का पोजीशन वेक्टर है और किसके रेस्पेक्ट में है, ए के। बात समझ में आ गई सबको। तो आर वेक्टर ये है, तो इसकी डायरेक्शन आर वेक्टर की डायरेक्शन में है। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं ई वेक्टर को, पहले तो मैग्नीट्यूड के क्यू बाई आर स्क्वायर, फिर डायरेक्शन, आर वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, आर कैप होगी, खत्म। और चाहो तो आर कैप को, चाहो तो आर कैप को आर वेक्टर अपॉन आर, तो नीचे आर क्यूब हो जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना। तो यही है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। लेकिन अगर क्यू माइनस होता तो अंदर आर के अपोजिट होती, तो यहां माइनस लगाना पड़ेगा। तो एक काम करो, माइनस लगाने की जगह क्यू को क्या लिख लो, विद साइन। वेक्टर फॉर्म में क्यू को विद साइन लिख लेना चाहिए, ताकि ये नेगेटिव होगा तो उसकी वजह से अपने आप माइनस साइन आ जाएगा। क्यू माइनस होगा तो अपने आप माइनस आ जाएगा। माइनस आने का मतलब है डायरेक्शन आर के रिवर्स हो गई, तो हमें अलग से माइनस लगाने की जरूरत नहीं। मैग्नीट्यूड में कभी भी चार्ज साइन के साथ नहीं लिखते, कूलम लॉ में भी हमने बात की थी। वेक्टर फॉर्म में क्यू विद साइन लिखते हैं। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। अब एक चीज देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, एक पार्टिकल का हमें लिखना आ गया के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो दो पार्टिकल का भी क्या हम लिख पाएंगे क्या अब। जैसे एक पार्टिकल है दूसरा कहीं और है स्पेस में, दोनों के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, तो क्या करेंगे, एक का इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इस पॉइंट पर लिखना है इधर, दूसरा यहां है इसका इधर, तो दोनों का क्या होगा, नेट फील्ड वेक्टर सम। जैसे फोर्स हम करते थे ना कि एक पार्टिकल पर बहुत सारों का फोर्स लिखना है, तो सबको क्या करते हैं, वेक्टर सम। क्या उसको सुपरपोजिशन बोलते थे क्या, यस। तो यहां पर भी हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो होगा किसी पॉइंट पर दो या दो से ज्यादा पार्टिकल के कारण, तो वो सबका क्या हो जाएगा, वेक्टर। और इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपर। तो लिख लो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन।
electric field also follows principle of superposition. Electric field also follows principle of superposition. Follows principle of superposition. That means net electric field at a point will be, that means net electric field at a point will be, that means net electric field at a point due to many particles, net electric field at a point due to many charged particles will be net electric field at a point due to many charged particles will be equal to vector sum of, will be equal to vector sum of electric fields of all the particles, equal to vector sum of electric fields of all the particles. जैसे मान लो मेरे पास ये पार्टिकल है Q1, ये पार्टिकल है Q2, ये पार्टिकल है Q3 और ये कोई पॉइंट है P। यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो हम बोलेंगे Q1 के कारण इधर आएगा E1, Q2 के कारण ये इसके रेडियस वेक्टर के लॉन्ग इधर आएगा E2, Q3 के कारण इसके रेडियस वेक्टर के लॉन्ग आएगा E3। बोलो ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? और भी हुए 5, 6, 10 सबका ऐसे लिख लेंगे। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा फिर इस पॉइंट P पर, जैसे ये पॉइंट P है तो क्या होगा, सबके इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा सम? हाँ, नॉर्मल सम नहीं, वेक्टर, क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। कोई डाउट इसमें किसी को? तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब डिस्क्रीट सिस्टम का लिखना हो तो हो जाएगा। डिस्क्रीट सिस्टम में क्या होंगे, बहुत सारे पार्टिकल होंगे तो सबका ऐड कर देंगे अपन। जैसे कूलॉम लॉ में अपन नहीं कर रहे थे क्वेश्चंस कि एक जैसे स्क्वायर है उसके कॉर्नर्स पे चार्ज रखे हैं, पेंटागन के किसी एक पर फोर्स बताओ, तो सबका निकाल के वेक्टर सम ही तो कर रहे थे ना। अरे बोलो। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने का फायदा क्या है, ये तो चलो ठीक है हम लिख लेंगे। तो इससे फायदा ये है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया तो फिर जैसे मान लो ये कोई सिस्टम है, क्या है ये कोई सिस्टम, बहुत सारे पार्टिकल हो सकते हैं या एक भी हो सकता है इसके अंदर, मुझे नहीं पता। इसके कारण मुझे इस कोई पर्टिकुलर पॉइंट पी का इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया ई, किस डायरेक्शन में आ रहा है मुझे नहीं पता, किधर भी हो सकता है ई। तो अगर पी पर हम एक क्यू नोट रख दें तो फोर्स क्या होगा, फोर्स ऑन पार्टिकल एट पी क्या होगा, फोर्स क्यू नोट इंटू ई। अब इस फोर्स को निकालने के लिए क्यू नोट का बहुत छोटा होना जरूरी नहीं है, वो तो छोटा तो डेफिनेशन में बोला जाता है, बस बोलने की बात है ताकि वो सिस्टम को डिस्टर्ब ना करे। बाकी ये वैलिड तब भी है जब क्यू नोट बड़ा हो, 1 गुलाम 2 गुलाम 50 कितना भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो बेनिफिट ये है कि अभी हमने क्यू नोट को अगर चेंज कर दिया, मान लो क्यू नोट 1 था, 1 से 2 कर दिया, और इस सिस्टम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल हैं, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट, तो फिर मैं क्या करता, फिर इन सबके कारण दोबारा से अलग अलग निकालता क्यू नोट पर और फिर उनको रिजल्टेंट लेता, यस और नो। फिर मैंने 2 से 3 कर दिया, फिर सबके कारण फोर्स बदल गया, फिर सबको निकाल के ऐड करो, तो ऐसे बार बार मेहनत होती कि नहीं होती। लेकिन अब फायदा क्या हो गया, इस पॉइंट पी का इलेक्ट्रिक फील्ड इन सबका आ गया एक बार में, क्यू नोट बदलते जाओ यहाँ पर 1 2 3 फोर्स आता जाएगा बहुत इजीली। बार बार वो सब फोर्स निकाल के सबका और फिर उनका रिजल्टेंट लेने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं। तो देखो ये जो इक्वेशन है F इक्वल टू क्यू नोट ई, इसमें ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट का, जिस पर क्यू नोट रखा है, पी पर ही रखा है ना, मतलब जिस पॉइंट पर क्यू नोट है उसी का इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे नहीं है कि पॉइंट चार्ज क्यू नोट यहां है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं और का लिख रहे हो। जिस पॉइंट पर फोर्स निकालना है क्यू नोट पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस पॉइंट का होगा, जैसे कि ये क्यू नोट कहां रखा है, पी पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किसका है, पी का। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, इधर लिख लो, इधर ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ, at the point at the position of q नोट चार्ज।
यहां पर फोर्स निकालने में क्यू नॉट को हम टेस्ट चार्ज नहीं बोलेंगे, वो डेफिनेशन में ही बोला जाता है बस। जैसे F इक्वल टू क्यू नॉट ई है, इसमें ई क्या है? ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजीशन वेयर क्यू नॉट इज प्लेस, वेयर क्यू नॉट इज प्लेस्ड। तो ये है सारी कहानी इलेक्ट्रिक फील्ड की। बताओ, सारी कहानी समझ में आ गई? फिर कहानी से प्रश्न पूछ ले तो। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, ये फोर्स से पहले बनता है, फिर उसके बाद फोर्स लगता है। तो फोर्स से ज्यादा फंडामेंटल हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी चार्ज पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड जाकर के दूसरे पर क्या लगाता है? फोर्स। तो ज्यादा फंडामेंटल हुआ कि नहीं हुआ? यस। चलो जैसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, लिख लिया ये? किसी को कोई डाउट है यहां तक तो बता देना। लिखो कुछ, जैसे एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास 3 पार्टिकल रखे हैं या 4 पार्टिकल रखे हैं स्क्वायर पर। बताओ सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट सेंटर। ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की सेंटर पर क्या होगी? अभी सेंटर पर कुछ है नहीं है, खाली है, बट कुछ नहीं है पार चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ना। एक पार्टिकल के विसिनिटी में फील्ड तो क्रिएट हो ही जाता है, चाहे वहां दूसरा हो या ना हो। अब यहाँ तो 4 पार्टिकल रखे हैं चारों कॉर्नर्स पर, तो कितना आएगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन? पहले तो डायरेक्शन बताओ किधर आएगी? माइनस क्यू की तरफ आएगी, बिल्कुल आएगी, है कि नहीं? क्यों आएगी माइनस क्यू की तरफ? हाँ, क्योंकि ये वाले जो है ये तो एक दूसरे के अपोजिट है, इसके कारण इधर और इसके कारण इधर। क्या ये दोनों इक्वल होंगे क्या लेंथ में, मैग्नीट्यूड में? और डायरेक्शन अपोजिट होगी तो एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट। बचे कौन? ये वाले दो। तो इन दोनों का किधर आएगा? उस क्यू का किधर आएगा? इधर आएगा। इस माइनस क्यू का भी किधर आएगा? इधर आएगा। और सेंटर से इन दोनों की डिस्टेंस सेम है, तो दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड भी सेम होंगे कि नहीं होंगे? बोलो। अगर एक का ई नोट है तो दोनों का मिलके कितना हो जाएगा? बोलो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर जो होगा नेट, वो होगा 2 ई नोट। जहां पर ई नोट क्या है? किसी एक इसके कारण, इस वाले क्यू के कारण और इस माइनस क्यू के कारण। सेम ही होगा ना भाई? सेम होगा ना? डायरेक्शन माइनस की खुद की तरफ रेडियली इनवर्ड और प्लस की अवे, तो दोनों तो एक ही डायरेक्शन में आ गए ना, इसलिए क्या हो गया ये 2 ई नोट। जहां पर ई नोट की वैल्यू क्या होगी? के क्यू अपॉन आर। कितना? आर स्क्वायर में आर कितना लेंगे? वेरी गुड, ए बाई √2 का स्क्वायर। कोई शक इसमें? 4 KQ अपॉन ए स्क्वायर, ए बाई √2 का स्क्वायर। सिंपल। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो।
लिखो फोर्स ऑन लिखो क्वेश्चन, फोर्स ऑन 2 कूलम charge particle, force on 2 coulomb charge particle placed at a point, force on 2 coulomb charge particle placed at a point, placed at a point is 10 I cap minus 4 J cap plus 20 K cap Newton due to a system of charges. Is 10 I cap minus 4 J cap plus 20 K cap due to a system of charges. Due to a system of charges. If 2 coulomb is replaced by 3 coulomb, then what will be electric force on it? Then what will be electric force on it? क्वेश्चन में बोलना ये चाह रहे हैं कि एक सिस्टम है, मान लो कोई, उसके कारण एक 2 कूलम कहीं रखा होगा स्पेस में, आगे पीछे मुझे नहीं पता, 3D में कहीं भी हो सकता है, प्लेन के बाहर ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, वो उस पर इतना फोर्स लग रहा है, तो इसको 3 कूलम से बदल दें तो कितना फोर्स लगेगा, ये बताना है। बताओ इसको तो सोच के खुद से ही। हाँ, सब बच्चों को बताना है ये वाला। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। किसने सोच लिया इसका आंसर? वेरी गुड। कैसे? वेरी गुड। पहले उस पॉइंट पर क्या निकाल लेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? इस पॉइंट पर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे पहले। कितना आएगा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर 2 कूलम रखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजीशन ऑफ 2 कूलम, एट द पोजीशन ऑफ 2 कूलम कितना आएगा? F बाई क्यू नॉट। आप कहोगे देखो क्यू नॉट छोटा नहीं है, मैंने कहा वो डेफिनेशन में छोटा बोलते हैं, बाकी छोटा होने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। तो वो आ जाएगा 5 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 10 के कैप। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब आ गया है तो फोर्स क्यू नॉट इंटू ई, तो क्यू नॉट पहले 2 था, अब क्यू नॉट कितना हो गया? 3 हो गया। पहले क्यू नॉट कितना था? 2, अब क्यू नॉट कितना हो गया? 3। लेकिन ई तो किसी एक पॉइंट का जो है सिस्टम के कारण वही रहेगा, क्योंकि सिस्टम में चेंजेस नहीं हुए हैं यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी चेंजेस नहीं होंगे। तो कितना आ जाएगा? अब क्यू नॉट 3 ले लेंगे अपन, तो 3 इंटू 5, 3 को बदल के कुछ और कर दें क्यू नॉट, तो क्यू नॉट की वैल्यू बदलते रहो, ई अपना फिक्स है, क्यू नॉट बदलते रहो, फोर्स बदलता रहेगा। तो बहुत इजी है ना फोर्स लिखना। फिर बस इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखना सीख जाएं। अब ये तो क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स, अब हम खुद सीखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। जैसे इस वाले क्वेश्चन में हमने खुद से किया था ना, यहाँ तो 4 पार्टिकल थे। अब ऐसे कंटिन्यूअस सिस्टम का हम सीखेंगे, वो हमारा सबसे मेन टॉपिक है इस चैप्टर का। कंटिन्यूअस सिस्टम वो होता है जो मैं याद दिलाऊं, जैसे कि हाँ सब बच्चों ने जरूर किया होगा 11th में, वो रिंग, डिस्क, स्फीयर, सिलेंडर, उनके वो निकालना, क्या सेंटर ऑफ मास और वो मोमेंट ऑफ इनर्शियाज, कंटिन्यूअस मास सिस्टम के किए थे कि नहीं किए थे? पढ़ा है थोड़ा थोड़ा?
नहीं पढ़ा है? हाँ नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ेंगे हम, अब पढ़ लेना, पहले नहीं पढ़ा तो। अब ऐसे नहीं कि अभी भी नहीं पढ़े, क्यों नहीं पढ़ा पहले? हाँ, जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्होंने किसी भी वजह से नहीं पढ़ा हो, लेकिन अब पढ़ेंगे हम। अच्छा मुझे बताओ, उनमें क्या करते थे उन वाले उस सिस्टम्स में? पहले क्या करते थे? एलिमेंट कंसीडर, एक एलिमेंट लेते थे, फिर जैसे डिस्क में रिंग एलिमेंट ले लेते थे, है ना? फिर क्या करते थे? उसका कुछ डीएम वगैरह लिखा और फिर वो उसमें बाद में वो इक्वेशन में पुट कर दिया, जैसे सेंटर ऑफ मास की इक्वेशन होती है इंटीग्रेशन एक्स डीएम अपॉन एम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इंटीग्रेशन डीएम आर स्क्वायर, ये होता ना, और उसको फिर इंटीग्रेट कर दिया, है कि नहीं? हाँ वही सेम। और वो काम जो है वो बहुत इजी है कि कैसा है? नहीं बहुत इजी है वो, मीडियम नहीं है, बहुत इजी है, इजी भी नहीं है। अभी अपन करेंगे देखना, है ना, बहुत ही। अब अगला काम वही होने वाला है इसके बाद। चलो उससे पहले एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। उसका क्या है कि कुछ बच्चों के मन में थोड़ा सा ऐसा रहता है कि कुछ डर जैसा है ना, बाकी ऐसा कुछ है नहीं, मैं बता रहा हूं, अभी देखना खुद। देखो, लिखो। जैसे एक क्वेश्चन है अपने पास कि एक क्लॉक है, कितने नंबर होते हैं क्लॉक में? हाँ पक्का? हाँ 12 ही होते हैं। हर नंबर पर उसका मल्टीपल में क्यू चार्ज रखा हुआ है, उसका क्यू टाइम्स 7Q 8Q 9Q 10Q 11Q 12Q। ये इसका सेंटर है क्लॉक का, सर्कुलर क्लॉक है ये। बताना है कि सेंटर पर, समझ में आ गया चार्ज कैसे रखे हैं? 1 पर 1Q, 2 पर 2Q, 3 पर 3Q, ऐसे ऐसे सभी पे चार्ज रखे हुए हैं। सभी इसके डायल के जितने भी नंबर्स है ना, उतन जितना नंबर है उतना ही क्यू चार्ज रखा हुआ है। हमें बताना है कि सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। या फिर ऐसे करो, सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी ना, उस डायरेक्शन में अगर घड़ी में जो अवर हैंड है वो हो जाए तो घड़ी का टाइम क्या होगा? 3। सवाल सुना मैंने क्या बोला? अगर सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में घड़ी में अवर हैंड आ जाए तो घड़ी का टाइम क्या होगा? करो, क्वेश्चन लिख लो। व्हाट विल बी टाइम इन क्लॉक इफ अवर हैंड पॉइंट्स, व्हाट विल बी टाइम इन क्लॉक इफ अवर हैंड पॉइंट्स, व्हाट विल बी टाइम इन क्लॉक इफ अवर हैंड पॉइंट्स in the direction of net electric field at center of clock? What will be time in clock if our hand points in the direction of net electric field at center of clock? सब बच्चे अलग अलग बता रहे हैं, सही कौन बता रहा है अब देखते हैं। देखो एक बार करो इसको, मैग्नीट्यूड नहीं पूछा, सिर्फ डायरेक्शन पूछिए। देखो डायरेक्शन पूछिए सिर्फ हमसे, बताओ। क्या? 12:30, 2:30? अच्छा सब अलग अलग बता रहे हैं, कोई 2:30, कोई 9:30, कोई 10:30, कोई 3:30, 30 सब बता रहे हैं, लेकिन 1294 हो गया, और बोल दो।
अरे डायरेक्शन को थोड़ा बना के तो देखो थोड़ा सा। हाँ 330। चलो निकाल के देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में बस डायरेक्शन ही तो निकालनी है, देखो बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। हाँ देखो कैसे निकालें, जैसे जो बच्चे बता रहे हैं बताओ कैसे बता रहे हैं। 6 क्या आ जाएगा? अच्छा डिफरेंस। हाँ बिल्कुल सही बात है। जैसे मान लो ये 12 है, इसके सामने 6 है, ये 12 क्यू का इधर आएगा K12 क्यू/r², इसका आएगा ऊपर K6 क्यू/r², नीचे K12 क्यू/r², ऊपर K6 क्यू, तो नेट क्या है दोनों का? K6 क्यू। ऐसी वन के जस्ट अपोजिट क्या है? 7। तो सबका डिफरेंस कितना आएगा? 6 आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। जैसे मैं एक एक करके निकालता हूं, जैसे पहले इनका निकालता हूं, ठीक है, ये सेंटर है, तो उस 12 क्यू का आएगा K12 क्यू/r², नीचे वाले 6 क्यू का आएगा K6 क्यू/r²। तो नेट किधर आएगा? नीचे। इसको मैं ई नोट मान लेता हूं। किसको ई नोट मान लेता हूं मैं? K6 क्यू/r²। क्यों भाई और बहनों, सही है। इसी प्रकार से 1 क्यू और 7 क्यू किधर आएगा? 7 क्यू और 1 क्यू का, 7 क्यू का उधर, 1 क्यू का इधर, तो नेट किधर आएगा? उधर। और कितना आएगा? K6 क्यू/r²। मतलब अगर ये ई नोट था तो ये भी कितना आएगा? ई नोट। इसी प्रकार से इन दोनों का किधर आएगा? 3 क्यू का और 9 क्यू का, 3 की तरफ आएगा, इसका रह गया इसका, और इसका किधर आएगा? ये है 8 क्यू और ये 2 क्यू, तो किधर आएगा? ये सारे वेक्टर ई नोट ही आएंगे ना K6 क्यू/r²। इसी प्रकार से ये वाला, ये 4 क्यू और इसका 10 क्यू का इधर आएगा, ये भी ई नोट उतना ही आएगा। और ये बच गया ये वाला 11 क्यू और ये 5 क्यू, इसका 5 की तरफ आएगा, है ना। ये सारे वेक्टर जो आ रहे हैं क्या सेम लेंथ के आएंगे क्या? बिल्कुल सेम लेंथ के आएंगे। और किन्हीं भी दो एडजेसेंट के बीच में एंगल बता सकते हो क्या मुझे? ऑब्वियसली 30 होता है। हो गए सबके? कितने वेक्टर हो गए अपने पास? एक ई नोट, ई नोट, ई नोट, ई नोट, ई नोट, ई नोट, कितने वेक्टर हो गए? अब 6 का रिजल्टेंट किधर आएगा? और सभी वेक्टर सेम लेंथ के हैं। वैल्यू तो नहीं पूछी है, तो सिर्फ डायरेक्शन ही बतानी है। बीच में, किसके बीच में? कैसे बताया बीच में आएगा 3 और 4 के? हैं थोड़ा फील करके बता रहे हो कि हाँ इक्वल है तो बीच में आएगा, हाँ सही है। ऐसे करो, दो दो का निकाल लो ना। जैसे ये वाला 2 का निकाल लो पहले, जैसे इन दोनों का निकाल लो पहले, इन दोनों बाहर बाहर वालों का। इनके बीच में कितना एंगल है? 1 2 3 4 5, 150 है। तो बीच में आएगा 75 डिग्री पर। 75 डिग्री कहाँ होगा किसी एक से? 30, 30, 60 और 75 यही आएगा बीच में, बोलो। और यही तो डायरेक्शन आएगी 75 डिग्री पर। अरे हाँ ना तो बोलो। इसी प्रकार इन दोनों का निकाल लो, दिस और दिस, इनके बीच में कितना एंगल है? 90। तो 45 पे आएगा, 30 + 15, वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब ये लास्ट वाले 2 बच गए, इन दोनों का भी किधर आएगा? इनके बीच में ही आएगा। ऐसे 2 2 के पेयर बना लिए हमने, 3 पेयर, इन दोनों का इधर, इन दोनों का भी इधर, इन दोनों का, तो सभी का इसी लाइन में आ रहा है। और सब फिर वो तीन आ गए, 6 के 3 वेक्टर बना दिए। अब वो 3 एक ही लाइन में है, तो उनका रिजल्टेंट उसी के लोग आएगा, तीनों के लोग ही। तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आ रहा है? ये 3 और 4 के बिल्कुल मिड में। और अगर अवर एंड 3 और 4 के बिल्कुल मिड में है तो कितना टाइम बताएगी घड़ी? 3.5। तो डायरेक्शन देखना आ गया अपने को, कैसे देखते हैं। और अगर सभी चार्ज प्लस की जगह सभी माइनस होते तो क्या डायरेक्शन आती?
है 9.5। क्या बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही है, 9.5। जस्ट अपोजिट हो जाती ना। हाँ 9.5 हो जाती है ना। सही है सही है। चलो तो ये हो गया। अब अपन बात करेंगे कंटिन्यू। ये तो देखो डिस्क्रीट सिस्टम की बातें चल रही है, सारे अलग अलग पार्टिकल फैले पड़े हैं, कोई कहाँ उनका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन और कर लो, छोटा सा वेक्टर फॉर्म वाला। लिखो, बता दो इसको। एक क्यूब है, साइड लेंथ 1 मीटर का, लाइक दिस। ओरिजिन पर एक चार्ज है क्यू। इसके कौन क्या क्यूब के कितने वो होते हैं वर्टेक्स? 8 होते हैं। 8 में से 2 पर चार्ज रखे हैं। एक रखा है क्यू, एक रखा है 2Q। इन दोनों के कारण ए पॉइंट पर, ये वाला वर्टेक्स जो है ए वाला, ए पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बताना है, वेक्टर में बताना है। तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट पॉइंट ए। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट पॉइंट ए। तो बच्चों ऑब्वियस सी बात है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किन के कारण आएगा? ये दो हैं तो इन दोनों के कारण ही आएगा। सिस्टम में जितने भी हैं चार्ज, उन सब के कारण ही तो नेट आता है। यस, टेल मी। हाँ, क्या पॉजिटिव नेगेटिव? हाँ हाँ पॉजिटिव ही है, कुछ नहीं बोला तो पॉजिटिव ही मानो, मस्त रहो। पॉजिटिव अच्छा नहीं लग रहा, माइनस करें? हम्म, साइड लिखा है ना 1 मीटर। और मंडे को होमवर्क चेक करेंगे ऑप्टिक्स का। इस बार सबको कॉपी लेगा नहीं, किसी का भी चेक कर सकते हैं। इस बार जो नहीं लाएगा उसको ब्लैक लिस्ट में डालेंगे। एक लिस्ट बनाएंगे ब्लैक कलर की। चलो, उस दिन बहाना नहीं चलेगा, जो भी रफ में जैसा भी है। हाँ जी, हो गया। आ गया। पहले तो क्यू के कारण बताओ कितना आएगा। देखो वेक्टर फॉर्म में पूछ रहे हैं, तो किसी भी पार्टिकल का वेक्टर फॉर्म अभी भी हमने पढ़ा, के क्यू बाई आर क्यूब इंटू आर वेक्टर, यस और नो?
अरे यही तो था, आर वेक्टर है तो यहाँ आर क्यूब हो जाएगा, वहां आर कैप है तो यहाँ आर स्क्वायर रहेगा। आर वेक्टर कितना होगा क्यू के कारण, आर वेक्टर कैसे बनाएंगे, क्यू से इसको मिला देंगे, यही तो आर वेक्टर होगा। जिस चार्ज के कारण निकालना है वहां पर टेल और जहां निकालना है वहां पर हेड, ऐसे ही तो बनता है पोजीशन वेक्टर बाहर की ओर। अरे हाँ या ना। और कैसे निकालते हैं पोजीशन वेक्टर, हेड माइनस टेल। तो टेल तो 0 0 0 पर है, और हेड कितना कोमा कितना होगा बताओ, इसका कोऑर्डिनेट बता सकते हो क्या, क्या होगा 1 कोमा 1 कोमा 1। तो क्या बनेगा ये पोजीशन वेक्टर बताओ मुझे, ये क्यू के कारण निकाल रहा हूं मैं पहले तो के क्यू बाई आर वेक्टर कितना आएगा जल्दी बोलो, 1 माइनस 0 1 आई कैप 1 जे कैप 1 के कैप, तो आ गया 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 1 के कैप, और डिवाइडेड बाई इसका क्यूब, इसका मैग्नीट्यूड √3 का क्यूब क्या आ गया 3√3। कोई शक इसमें। इसी प्रकार 2q के कारण कितना आएगा, 2q का पोजीशन वेक्टर बनाना पड़ेगा यहां से 2q से a की तरफ। 2q का कोऑर्डिनेट बोलो जल्दी क्या होगा, वेरी गुड 0 कोमा 1 कोमा 0। तो बच्चों ये वाला पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, ये वाला पोजीशन वेक्टर हेड माइनस टेल, तो 1 माइनस 0 1 आई कैप 1 माइनस 1 0 जे कैप 1 माइनस 0 1 आता ना, हेड माइनस टेल करना, अपॉन में क्यूब, इसका क्या आएगा √2, इसका क्यूब क्या हो गया मैग्नीट्यूड, इसका √2 हो गया ना 2√2। अब नेट, सो व्हाट विल बी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का सम कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2q। सो व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, दिस प्लस दिस। अरे हाँ या ना, चलो वो तो प्लस प्लस कर लेंगे अपन सब, है ना। अभी न्यूमेरिकल होगी तो वैल्यू वैल्यू रख देंगे क्यू वगैरह की, वो सब कर लेंगे, अभी छोड़ दे, ठीक है। न्यूमेरिकल में वैल्यू रख लेंगे क्यू की, चार्ज की, के की, वो सब सॉल्व हो जाएगा। तो डिस्क्रीट पार्टिकल्स का इलेक्ट्रिक फील्ड हमें आ गया है, अब हम कंटिन्यूअस की बात करेंगे। बट उससे पहले एक छोटा सा मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझना पड़ेगा। जैसे हम बोले एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है किसी कार की, किसी बस की, तो इसका क्या मतलब होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब, ऐसा हम काइनेमेटिक्स में बोलते हैं ना, नहीं बोलते, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऐसे बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ऐसे वर्ड यूज करते हैं ना यूनिफॉर्म। तो इसका मीनिंग क्या है यूनिफॉर्म का, है यूनिफॉर्म का मतलब जो हमने पहनी हुई है यूनिफॉर्म वो, तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है जो टाइम के साथ नहीं, पोजीशन के साथ चेंज ना हो। जैसे इस रूम में मैं बोलूं कि भाई आगे का एसी चल रहा है, पीछे का नहीं चल रहा है, तो आगे का टेम्परेचर है 20, पीछे का है 24, तो ये यूनिफॉर्म टेम्परेचर नहीं हुआ, क्योंकि रूम में हर पॉइंट पर अलग अलग टेम्परेचर है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है जो स्पेस में हर पॉइंट पर सेम हो, क्या हो स्पेस में, मतलब पोजीशन के रेस्पेक्ट में सेम हो। अच्छा तो फिर कांस्टेंट क्या होता है, देखो एक वर्ड होता है यूनिफॉर्म वर्सेस कांस्टेंट, क्या दोनों का मीनिंग सेम होता है, नहीं होता, तो क्या अंतर होता है फिर बताओ। कांस्टेंट का मतलब है सेम विद रेस्पेक्ट टू टाइम, जो टाइम के साथ चेंज ना हो, और यूनिफॉर्म का मतलब है सेम विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन, जो पोजीशन के साथ चेंज ना हो। वैसे तो इंटरचेंजेबली दोनों को यूज कर लेते हैं हम,
कोई फर्क भी नहीं पड़ता। जैसे हमने बोला कि एक बस कांस्टेंट वेलोसिटी 60 से चल रही है, या हमने बोला कि एक बस यूनिफॉर्म वेलोसिटी 60, तो एक ही बात है, क्योंकि अगर उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, हर जगह सेम है, तो वो टाइम के साथ भी सेम है। लेकिन कुछ ऐसी क्वांटिटी होती है जो हो सकता है यूनिफॉर्म हो बट कांस्टेंट ना हो। ऐसा जरूरी है कि कोई क्वांटिटी अगर यूनिफॉर्म है तो कांस्टेंट भी हो? जैसे मान लो इस रूम के अंदर मैं बात करूं टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर 20 है, पीछे का 25 है, तो ये कैसा टेम्परेचर है? यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? लेकिन टाइम के साथ बदल नहीं रहा, पूरे क्लास में आगे का 20 रहा, पीछे का 25 ही रहा, तो ये टेम्परेचर कैसा है? कांस्टेंट। मतलब यूनिफॉर्म नहीं है बट कांस्टेंट। तो जरूरी नहीं है कि कोई यूनिफॉर्म हो तो कांस्टेंट भी हो। जैसे हो सकता है कि कोई नॉन यूनिफॉर्म हो बट कांस्टेंट हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई यूनिफॉर्म हो बट कांस्टेंट ना हो। जैसे पूरे रूम का टेम्परेचर फिक्स 20 है हर पॉइंट पे, लेकिन 5 मिनट बाद वो पूरे का ही 21 हो गया, फिर अगले 5 मिनट बाद पूरे रूम का ही 22 हो गया। तो ये कैसा है? यूनिफॉर्म तो है बट कांस्टेंट नहीं है। बात समझ में आई? खैर इसका अभी इतना यूज नहीं है यहाँ पर, ये यूज आएगा जब मैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्स वगैरह वहां पर आएंगे, तब वहां पर इसकी जरूरत पड़ती है। बाकी ये काइनेमेटिक्स में तो वेलोसिटी एक्सीलरेशन उनमें तो यूनिफॉर्म होता था, तो वो कांस्टेंट भी होता था, तो इससे कोई यूनिफॉर्म वर्ड से और कांस्टेंट वर्ड से किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था, कुछ भी यूज कर लेते थे अपन, है कि नहीं? बट अभी मैंने बता दिया है, इसकी जरूरत अभी तो नहीं है। खैर अब बात करें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब क्या होगा मुझे बताओ? ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्पेस में हर पोजीशन पर क्या हो? से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्ट, तो लिख लो इसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज सेम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट ऑफ स्पेस। Electric field which is same in magnitude and direction at every point of the space. Electric field which is same in magnitude and direction at every point of space. Electric field which is same in magnitude and direction at every point of space will be called uniform electric field. अब ये कैसे बनेगा वो भी नहीं सोचना है, वो भी हम अगले 2-3 क्लासेज में पढ़ लेंगे कि कहां से बनेगा ये। अभी मान लेते हैं कि ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं कि ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसा कहां से आया? किस चार्ज ने ऐसा बनाया? क्योंकि एक पार्टिकल की तो बस की बात नहीं है ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि एक पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी हमने बनाया, कैसा बनता है? रेडियली आउटवर्ड बनता है ना? क्या डायरेक्शन सेम है हर पॉइंट पर? इस पे इधर डायरेक्शन, हर जगह तो डायरेक्शन अलग है ना? तो ये एक दो के बस की बात नहीं है ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना। कौन बनाता है वो भी हम देखेंगे, इनफाइनाइट शीट बनाती है वो भी बाद में। खैर अभी हम मान लेते हैं कि ऐसा है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है डायग्रामेटिकली? इसका रिप्रेजेंटेशन बच्चों ऐसे होता है, पैरेलल लाइन। जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है हर पॉइंट पर, फिर वो एक्स में ही रहेगा तभी तो यूनिफॉर्म कहलाएगा। तो अगर एक्स डायरेक्शन में है तो ये हम ऐसी पैरेलल लाइन बनाएंगे इक्वी डिस्टेंट। कैसी लाइन बनाएंगे? इक्वी डिस्टेंट। कैसी लाइन बनाएंगे? और सब एक्स में है तो ये किसको डिनोट करेंगी ये लाइन? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन। जैसे मान लो मुझे वाई डायरेक्शन का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे कर देंगे। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन, जैसे एक्स और वाई के बीच में किसी एंगल पे है जैसे मान लो, तो ये इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, बट कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है? ये भी यूनिफॉर्म एक्स और वाई के बीच में है, किसी एंगल पे हो सकता है, जैसे थीटा वीटा पे जो भी होगा। जैसे कि मान लीजिए थीटा एंगल पे है तो हम बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। तो कुल मिला के यूनिफॉर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट लाइन। जैसे ये वाला मैंने एग्जांपल लिया एक्स डायरेक्शन वाला, ये वाला एग्जांपल वाई डायरेक्शन वाला, ये किसी पर्टिकुलर किसी जनरल एंगल का, ऐसे। तो जिस भी डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन में पैरेलल लाइन बना देंगे। तो ये लाइन क्या बता रही है? जैसे ये वाला है कि हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? एक्स। और इक्विडिस्टेंट क्या बता रही है? कि उसका मैग्नीट्यूड भी क्या है? से।
जैसे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 10 न्यूटन पर कूलम, तो यहां भी 10, यहां भी 10, हर जगह क्या होगी इससे। बात समझ में आई? अच्छा, अब ये कहां से आया, अभी उसका मत सोचो, अभी मान लो कि आ गया ये। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई टेस्ट चार्ज आ जाए या कोई दूसरा पार्टिकल आ जाए, तो उस पर फिर फोर्स भी क्या यूनिफॉर्म लगेगा? बिल्कुल, क्योंकि अगर ई यूनिफॉर्म है तो उसमें क्यू नॉट पार्टिकल कहीं भी रखें तो उस पर एफ जो होगा क्यू नॉट ई, वो भी कैसा होगा? यूनि। तो इसकी सबसे खास बात यही है कि ये यूनिफॉर्म फोर्स प्रोड्यूस करता है किसी भी पार्टिकल पर। ठीक है, तो लिख लो, फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड will also be uniform. Electric force in uniform electric field will also be uniform. और कितना क्यों होगा यूनिफॉर्म? क्योंकि फोर्स होता है क्यू नॉट ई, अगर ई यूनिफॉर्म तो फोर्स भी, और कितना होगा यूनिफॉर्म फोर्स? क्यू नॉट इंटू ई। जैसे 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 एक एग्जांपल देखते हैं। अब यूनिफॉर्म अगर फोर्स हो गया तो मुझे ये बताओ, अगर बॉडी का एक्सिलरेशन जो होगा, अगर फोर्स लग रहा है, एक ही फोर्स लग रहा है और कोई फोर्स नहीं है और वो यूनिफॉर्म है, तो उसका एक्सिलरेशन भी कैसा होगा? यूनिफॉर्म, क्योंकि एक्सिलरेशन एफ बाई एम होता है। और जब किसी बॉडी का एक्सिलरेशन यूनिफॉर्म है तो क्या हम उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन, वो काइनेमेटिक्स वाली, यूज कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे अब देखो कहानी कहां से कहां पहुंच गई, इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स, फोर्स से एक्सिलरेशन, और एक्सिलरेशन की जहां बात आ गई, फोर्स की जहां बात आ गई, तो घूम फिर के हम वही न्यूटन लॉज और काइनेमेटिक्स की तरफ पहुंच जाते हैं। जैसे एक स्मॉल ब्लॉक है, बहुत छोटा है, पॉइंट साइज का ही है ना, बड़ा नहीं है, पॉइंट साइज का ही है। इसके ऊपर क्यू चार्ज भी है, मतलब इस पर, ठीक है, छोटा सा ही है, बड़ा नहीं है। और ये स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, इनिशियली रेस्ट में रखा हुआ है। अगर यहां पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन कर दिया जाए, कहीं से भी कैसे भी कोई तरीके से कर दिया है हमने, बस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स द वॉल, तो हमें बताएं कि ब्लॉक किधर चलने लगेगा। अभी रेस्ट में रखा हुआ है, तो फिर भी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद भी रेस्ट में ही रहेगा? किधर चलेगा? दीवार की तरफ। कितना टाइम लगेगा दीवार तक पहुंचने में, बताओ। क्वेश्चन लिखो, टाइम टेकन बाय ब्लॉक टू रीच द वॉल। हाँ, क्या? सही तो है स्पेलिंग, क्या दिक्कत है उसमें? ये किसके अंदर का जानवर जाग गया? ये बात सही है कि पहले इंसान आदि मानव होते थे, है ना? क्या बताओ, टाइम टेकन बाय ब्लॉक टू रीच द वॉल,
तो बहुत ही सिंपल काइनेमेटिक्स का मैंने सिर्फ ये बताने के लिए लिया है ये एग्जांपल कि देखो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ना इसको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना है, जैसे हम बाकी फोर्स को ट्रीट करते हैं नॉर्मल, टेंशन, फ्रिक्शन, कोई एक्सटर्नल फोर्स, ऐसे ये भी एक फोर्स है बस। फोर्स का काम क्या होता है, अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना तो बस एक्सेलरेशन से मोशन जो भी क्रिएट होगी उसकी वो हो जाएगी मोशन। मोशन एनालाइज करना हम जानते ही हैं, तो वही काम यहाँ पर करना है। तो बच्चों इसमें सबसे पहले अपन इसका एक्सेलरेशन निकाल लिए होंगे, कितना आएगा एक्सेलरेशन, क्यू बाई है, किस डायरेक्शन में आएगा, राइट साइड। कौन सी इक्वेशन लगा दे, ऑब्वियस ही बात है, डिस्प्लेसमेंट पता है वोल का डी, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन क्यू बाई एम, तो टाइम कितना आ गया, क्यों 2dm बाई क्यू। अगर ये इलास्टिक कोलिजन करता है तो वापस ब्लॉक को आने में अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर कितना टाइम लगेगा, सेम ही लगेगा। क्यों, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी लॉस नहीं होती ना, और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, जैसे पेन को उछाला अंडर ग्रेविटी, एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो यूनिफॉर्म ग्रेविटी है, तो जाने एक से दूसरे पर और आने में टाइम सेम लगता है ना, तो यहां भी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। जब ब्लॉक उधर जा रहा होगा टकरा के तो उसका रिटार्डेशन हो रहा होगा कि एक्सीलरेशन हो रहा होगा, क्योंकि वेलोसिटी उधर और फोर्स तो अभी भी इधर। जैसे पेन ऊपर जा रहा है तो रिटार्डेशन, और नीचे आ रहा है तो ऐसे, हाँ या ना। और जब यूनिफॉर्म हो एक ही वैल्यू तो उसमें एक पॉइंट से दूसरे जाने और आने में टाइम क्या लगता है ऐसे, अगर स्पीड का लॉस ना हो। ये प्रूव है, अगर किसी को प्रूव करना है तो निकाल के देख सकता है। यहाँ पर स्पीड निकालो, दीवार पर कितनी स्पीड से पहुंचेगा, कैसे निकालेंगे दीवार पर पहुंचने की स्पीड, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, फिर उसी स्पीड से वापस आएगा, फिर वापस ऐसे इक्वल टू, देखो उससे टाइम भी आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। क्वेश्चन समझ गए कि लिख के बताऊं, चलो ये तो बेसिक सा एग्जांपल ये बताने के लिए लिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आएगा, तो उसको काइनेमेटिक्स में जैसे अपन करते थे वैसे ही क्वेश्चन को अभी भी करना है। ठीक है बात। देखो भाई एक बात भूल गए मुझे लग रहा है, फर्स्ट क्लास वाली बात। कौन सी बात थी, जैसे एक एग्जांपल देखो, देखो बहुत सिंपल होता है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये एडवांस 2020 का ही क्वेश्चन है। एक क्यू चार्ज के पार्टिकल, एम मास के पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से प्रोजेक्ट किया गया है, और यहां पर कोई टारगेट है टी आर डिस्टेंस पर, उस टारगेट को इसे हिट करना लाइक दिस, और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है वर्टिकली डाउनवर्ड, और ग्रेविटी छुट्टी पर है। देन फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, find angle of projection if gravity is not present. Find angle of projection if gravity is not present. Find angle of projection so that particle can hit the target. यहाँ कोई टारगेट है छोटा सा t, कौन सी मोशन हो रही है ये, प्रोजेक्टाइल तो तब होती है जब ग्रेविटी हो, यहां तो है ही नहीं, फिर क्यों हो रही है प्रोजेक्टाइल, नीचे क्यों आ रहा है वापस, ये ग्रेविटी तो है ही नहीं। हाँ कौन सा फील्ड, यस, तो ग्रेविटी की जगह कौन ले लिया यहां पर, जो काम ग्रेविटी करती है mg फोर्स लगा करके, उसकी जगह कौन फोर्स लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। mg की जगह क्या आ गया यहां पर, कितना फोर्स आ गया mg फोर्स की जगह पर, QE। तो g की जगह पर क्या आ गया, मतलब क्या हम इसमें कह सकते हैं क्या कि जब ये पार्टिकल ऐसे चल रहा होगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, इस पर फोर्स देखें तो बच्चों फोर्स कितना होगा, QE, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन भी फिर डाउनवर्ड ही होगा हर पॉइंट पर, और कितना होगा एक्सेलरेशन, QE बाई एफ। तो जो g का एक्सेलरेशन होता था वर्टिकल में, अब वो किसका एक्सेलरेशन हो गया, मतलब लाइक वी कैन से दैट दिस इज g इफेक्टिव,
मतलब जी की जगह इसने ले ली ना, किसने ले ली, बोलो, क्यू बाई एम। तो इसको जी इफेक्टिव कह सकते हैं क्या अपन। और जब ये जी की जगह आ गया तो फिर मोशन प्रोजेक्टाइल ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। प्रोजेक्टाइल का पाथ कौन सा पाथ होता है, पैराबोलिक, पता है बात। और हमें बोला है कि टारगेट को हिट करना है, यानी कि रेंज दी हुई है, तो कैसे आएगा थीटा फिर। रेंज का फॉर्मूला सब जानते ही होंगे, ग्राउंड टू ग्राउंड, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। तो यहां से आ जाएगा जी आर अपॉन यू स्क्वायर इक्वल टू साइन टू थीटा। तो थीटा क्या आ गया, 1/2 साइन इनवर्स जी आर बाई, अरे बोलो यही आएगा क्या, अरे हाँ या ना। अब वो एडवांस वाले क्वेश्चन में तो क्या न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई थी आर एम क्यू की, तो वो लिख करके उससे आ जाएगा। और अच्छा एक चीज और बताओ, जब रेंज एक होती है किसी प्रोजेक्टाइल की, तो उस रेंज के लिए क्या दो एंगल होते हैं क्या जिनको कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। जैसे मान लो थीटा 30 आया, तो क्या दूसरा 60 भी होगा क्या। उसमें क्या मल्टीपल करेक्ट था, उसमें ऑप्शन ऐसा था कि टाइम ऑफ फ्लाइट भी बताओ उसका। जब थीटा आ गया तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो बता ही देंगे, कैसे, 2u साइन थीटा बाई, और जी की जगह क्या ले लेंगे, ये समझ में आ गया सबको, जी की जगह क्या हो गया, क्यू ई बाई एम। समझ नहीं आया, ओके। देखो यहां पर ग्रेविटी नहीं है, उसकी जगह क्यूई फोर्स आ गया, क्यूई फोर्स आने के कारण एक्सेलरेशन क्यूई बाई एम आ गया। तो जो एक्सेलरेशन जी का होता था 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसकी जगह पर क्या हो गया, क्यूई बाई एम, बस इतना सा है। बाकी मोशन वैसी होगी, ग्राउंड से जब किसी चीज को फेंकते हैं ऐसे और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होता है तो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है, तो वही प्रोजेक्टाइल अभी भी होगी। बस जी जो 9.8 होता था उसकी जगह यहां आ गया क्यूई बाई एम। तो प्रोजेक्टाइल का रेंज यही होता है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। जी की जगह पर क्या ले लेंगे अपन, तो जी की जगह पर यहां लिख देंगे, इसमें मैंने लिखा नहीं है, जी की जगह पर क्या लिखेंगे, 1/2 साइन इनवर्स क्या, क्यू ई बाई एम। क्यों भाई, समझ में आ गया। पहले क्या चीज समझ नहीं आई थी, जी, जी, ये सिंपल है ना। जैसे अरे देखो ये सब ऐसे नहीं करते, अच्छी बात नहीं है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बता दो फटाफट से। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। ग्रेविटी है यहां पर, जब तक बोले नहीं कि ग्रेविटी नहीं है तब तक ग्रेविटी है ना। ग्रेविटी तो रहेगी रहेगी, अगर बोल दे क्वेश्चन में नहीं है तभी नहीं नहीं है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, एक पेंडुलम है और उस पर चार्ज भी है, उसके ये जो बॉब है उस पर क्यू चार्ज है, तो इस पर क्यू चार्ज के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स भी लग जाएगा। तो बताओ अब इसका टाइम पीरियड क्या होगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्वेश्चन है फाइंड टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। तो बच्चों टाइम पीरियड पेंडुलम का क्या होता है, 2πL/g। और हमने पढ़ा था कि अगर कोई एसिलरेटेड फ्रेम हो या पानी में हो तो जी की जगह पर क्या ले लेते हैं, जी इफेक्टिव ले लेते हैं। तो यहां पर जी इफेक्टिव क्या होगा, इस पर जो फोर्स है mg तो लगी रहा है, उसके साथ एक QE और लग जाएगा। और वहां पर बताया था जी इफेक्टिव कैसे लेते हैं, कि मीन पोजीशन पर, ये मीन पोजीशन है ना इसकी, इस पर जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई एम, यही तो जी इफेक्टिव होता है। जैसे अगर QE नहीं होता तो नेट एक्सटर्नल फोर्स mg होता, तो mg अपॉन mg इफेक्टिव जी हो जाता। जैसे पानी में डुबो दिया तो वहां पर mg माइनस बोयंसी हो जाता है, नेट फोर्स क्या हो जाता है, mg माइनस बोयंसी। तो वहां पर जी इफेक्टिव अपन लिखे भी थे, क्वेश्चन किया भी था, mg माइनस, देख लेना, mg माइनस बोयंसी अपॉन m किया था, यस और नो। तो यहां पर क्या हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्स में, mg प्लस QE डिवाइडेड बाई m। तो जी इफेक्टिव क्या आ गया, g प्लस QE बाई m। अच्छा पिछले क्वेश्चन में अगर ग्रेविटी भी होती तो जी इफेक्टिव क्या लेते फिर, यही लेते, क्या लेते, यही।
यस, तो क्या आंसर आएगा इसका टाइम पीरियड का? 2 पाई अंडर रूट L/G इफेक्टिव, जहां पर G इफेक्टिव क्या हो गया? बोलो, यही हुआ कि नहीं हुआ? अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल ना हो करके, सेकंड पार्ट हॉरिजॉन्टल होता, और ये टाइम पीरियड ऑब्वियस सी बात है स्मॉल ऑस्किलेशन का ही होता है, बोलने की जरूरत नहीं है, मोबाइल यूज ना करें। देखो, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल होता, देन व्हाट विल बी टाइम पीरियड फॉर स्मॉल ऑस्किलेशन? ऑब्वियस सी बात है, स्मॉल की बात कर रहे हैं अपन, स्मॉल ऑस्किलेशन। रूट, बिल्कुल, हाँ जी, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। कर लिया, किसने कर लिया? हाँ, कैसे किया बताएगा? हाँ, रिजल्टेंट ले लिया। किस किस का रिजल्टेंट लिया? ऑब्वियस ही बात है, एमजी और क्यूई का। अभी पिछले वाले में तो एमजी क्यूई दोनों एक ही डायरेक्शन में थे, वर्टिकल, तो ऐड हो गए। इस बार एमजी और क्यूई का जो रिजल्टेंट आएगा वो एमजी प्लस क्यूई तो नहीं आएगा ना? तो क्या आएगा इस बार? देखो, इधर लगेगा क्यूई और इधर लगेगा एमजी। इनका रिजल्टेंट किधर आएगा? तो नेट फोर्स क्या आएगा इनका रिजल्टेंट? नेट फोर्स मतलब इन दोनों का नेट, अंडर रूट में, ये परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर का रिजल्टेंट तो ऐसे ही आता है। अरे हाँ या ना? और देखो, ये नेट फोर्स कुछ उस तरफ आएगा, कुछ एंगल पे आएगा, तो मीन पोजीशन भी इस बार वर्टिकल होगी कि ऐसे होगी इधर? यही वाली पोजीशन मीन होगी क्या? कि यही पोजीशन मीन होगी अभी भी, ये वाली? नहीं, मीन तब होती है जब नेट टॉर्क जीरो, और नेट टॉर्क जीरो तब होगा जब ये फोर्स यहीं से पास हो ओ से। तो अब ये जब स्ट्रिंग नेट फोर्स की डायरेक्शन में होगी तभी क्या होगी? मीन पोजीशन। तो ये मीन पोजीशन के अबाउट ऑस्किलेट करेगा इधर उधर, ऐसे ऐसे ऐसे। जैसे ग्रेविटी जब होती है अकेली तब तो ये ऐसे ऐसे ऑस्किलेट करता है, इसके अबाउट ऐसे ऐसे। अब ये इस पोजीशन के अबाउट ऑस्किलेट करेगा ऐसे ऐसे। हमने क्या बोला? मीन पोजीशन जो होगी इस बार वर्टिकल नहीं होगी, मीन पोजीशन इस बार किधर होगी? जिस डायरेक्शन में फोर्स है नेट, उस डायरेक्शन में होगी। बात समझ में आ रही है? जैसे नेट फोर्स एमजी होता है अकेला, तो मीन पोजीशन एमजी के अलोंग होती है वर्टिकल में। इस बार नेट फोर्स कुछ एंगल पे आएगा वर्टिकल से, थीटा, वो भी बता सकते हैं क्या? थीटा कितना होगा? ये थीटा वर्टिकल से कितना होगा? ये वाला उतना ही थीटा ये होगा। कितना होगा थीटा ये? tan इनवर्स क्यू बाई। तो इस डायरेक्शन में जब स्ट्रिंग होगी तभी मीन पोजीशन होगी। क्यों? क्योंकि मीन पोजीशन कब होती है? एंगुलर एसएचएम है ये, है ना, नेट टॉर्क, और इसी लाइन के अलोंग स्ट्रिंग है, तभी तो ये देखो फोर्स सीधा यहीं से पास होकर के नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा ना। अगर ये वाली पोजीशन ले लें तो नेट फोर्स क्या इस बार वहां से पास हो रहा है, तो ये वाली पोजीशन मीन होगी क्या? नहीं, ये तो तब होती है जब सिर्फ कौन सा फोर्स लगता है? एमजी। खैर, हमें ये तो नहीं पूछा था कि मीन पोजीशन कितने एंगल पे है, हमें तो क्या पूछा था? टाइम पीरियड। तो बच्चों, टाइम पीरियड आ गया अपना, बस जी इफेक्टिव हो जाएगा नेट फोर्स अपॉन मास, तो उसको मास से डिवाइड कर देंगे या मास को अंदर ले जाएंगे, एम स्क्वायर बन जाएगा वो, क्यू ई बाई एम का होल स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। समझ में आ गया कैसे कर दिया है? कैसे कर दिया? कैसे कर दिया बताओ? नेट फोर्स अपॉन मास, ये नेट फोर्स है तो जी इफेक्टिव आ गया, खत्म। तो टाइम पीरियड क्या आएगा? सो टाइम पीरियड विल बी 2 पाई अंडर रूट L/G इफेक्टिव। कोई डाउट इसमें? ठीक है।
अब इसी में मुझे एक चीज और बताओ। क्या? एक चीज और बताओ मुझे इसमें कि अगर ये जो स्ट्रिंग है इसकी जगह पर स्प्रिंग लगा देते, तब क्या टाइम पीरियड चेंज होता या 2 पाई रूट m बाई के ही रहता? क्योंकि स्प्रिंग में जी इफेक्टिव पर टाइम पीरियड डिपेंड ही नहीं करता है। करता है क्या? तो जैसे मान लो सपोज हमने बोला कि एक स्प्रिंग है और इसका मास m है और इलेक्ट्रिक फील्ड E है और इस ब्लॉक का चार्ज Q है, छोटा सा ब्लॉक है ये। इस ब्लॉक का टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड क्या होगा इस ब्लॉक का? T। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद भी टाइम पीरियड क्या होगा इसका? T। हाँ हाँ, ग्रेविटी है, जब तक हम कुछ नहीं बोल रहे ग्रेविटी है। क्या होगा बताओ इसका टाइम पीरियड? 2 पाई। इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई फर्क नहीं पड़ा? क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि स्प्रिंग ब्लॉक में हमने पढ़ा था कि कांस्टेंट फोर्स का टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और एम जी और क्यूई दोनों ही कैसे फोर्स हैं? कांस्टेंट। इनका स्प्रिंग ब्लॉक में कांस्टेंट फोर्स का टाइम पीरियड पे कोई प्रभाव नहीं होता है। पता है ये बात? लेकिन कांस्टेंट फोर्स से क्या फिर फर्क पड़ता है? मीन पोजीशन चेंज हो जाती है। पता है ये बात? तो मुझे यही बता दो कि इसका जो है एम्पलीट्यूड क्या होगा इफ इनिशियली इट वाज एट रेस्ट। एम्पलीट्यूड आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच ऑन, मतलब पहले इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था और वो रेस्ट में था, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने कहीं से ला करके स्विच ऑन कर दिया, मतलब उसको यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर दिया है। इनिशियली वो रेस्ट में था, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? क्योंकि मीन पोजीशन बदलेगी तो एम्पलीट्यूड भी कुछ तो चेंज होगा। बस ये लास्ट क्वेश्चन है। लो शीट दे दो मेरे को जब तक होमवर्क बता दें।
क्या? हाँ देखो क्या, इसका आंसर बताएं क्या होगा? इस क्वेश्चन का बातें मत करो यार, थोड़ी देर रुक जाओ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताओ? एम्पलीट्यूड क्या होगा? क्यूई बाई, किस किस का आ गया क्यूई बाई के? वेरी गुड, काफियों का आ गया, इधर किसी का नहीं आया? एम्पलीट्यूड की प्रैक्टिस नहीं की क्या एसएचएम के अंदर? कैसे निकालते हैं एम्पलीट्यूड? एक्सट्रीम और मीन के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं ना। अब इनिशियली ये रेस्ट में है, तो रेस्ट में कोई भी चीज लंबे टाइम तक अगर है, लॉन्ग टाइम तक, तो वो किस पोजीशन पे होती है? मीन पे ही होती है। जैसे एक इंस्टेंट के लिए, तो जैसे पेन को उछाला तो एक इंस्टेंट के लिए तो ये रेस्ट में आ सकता है, बट लॉन्ग टाइम तक अगर कोई चीज रेस्ट में, तो कहां पे होती है? मीन। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो ये रेस्ट में था, तो वो कौन सी पोजीशन रही होगी? मीन पोजीशन रही होगी। और मीन पोजीशन एनएलपी से कितना डिस्टेंस पर रही होगी? एनएलपी से कितना डिस्टेंस पर रही होगी? एम जी बाई के। लेकिन एम जी बराबर के एक्स है ना। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन होने के बाद इसकी जो मीन पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी, न्यू मीन पोजीशन आएगी। वो न्यू मीन पोजीशन इससे भी नीचे आएगी। क्यों न्यू मीन पोजीशन? वाई? क्योंकि अब फोर्स सिर्फ एम जी नहीं है, एम जी प्लस क्यू ई है। तो एम जी प्लस क्यू ई बराबर के एक्स। तो एक्स कितना होगा एलोंगेशन न्यू मीन पोजीशन का? न्यू मीन पोजीशन का एलोंगेशन कितना होगा? एम जी प्लस क्यू ई बाई के। और ये जो पुरानी मीन पोजीशन थी वहां से वो रेस्ट में था, यानी कि अब वो कौन सी पोजीशन बन गई? एक्सट्रीम। क्योंकि न्यू मीन पोजीशन कहीं और है और पुरानी मीन पोजीशन पे रेस्ट में है, तो रेस्ट से चलना चालू किया, यानी पुरानी मीन पोजीशन अब बच्चों कौन सी पोजीशन बन गई? एक्सट्रीम। और एक्सट्रीम और मीन के बीच का डिस्टेंस ही क्या होता है? एम्पलीट्यूड। तो कितनी होगी ये डिस्टेंस? दिस माइनस दिस। सो ए इज इक्वल टू दिस माइनस दिस इक्वल टू क्यू बाई के। चले ठीक है।